हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए फिर से एक नया टॉप क्वेश्चन सीरीज का जो वीडियो है वो रेडी है। और इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं बॉटनी का जीवाणु, विषाणु और माइकोप्लाज्मा को लेकर के टॉपिक। इस टॉपिक में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, पिछले एग्जाम में भी आए हैं और अभी आगे आने के भी चांसेस हैं। निश्चित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आप अपने जीवाणु, विषाणु और माइकोप्लाज्मा से आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको पक्का कर सकते हैं। याद रखिएगा, वैसे तो याद रखिएगा हर यूनिट से एक क्वेश्चन आना है, किसी किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसा उम्मीद अपन कर सकते हैं कि जीवाणु विषाणु वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एमसीसी क्लासेस डेली एक वीडियो रेडी करता है मेन सब्जेक्ट का, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। बहुत जल्द फिजिक्स का भी अपलोड होने वाला है और बहुत जल्दी इंग्लिश का भी अपलोड होने वाला है। आपके लिए कोई भी कमी नहीं की जा रही, लेकिन बस आपसे सपोर्ट की उम्मीद है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख करके कॉल करते हैं कि सर हमें भी आपका कोर्स लेना है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और इसके साथ साथ आपको हमारी पढ़ाई भी बहुत पसंद आ रही है। लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान न दें, बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करने की कोशिश करें, जो कि एमसीसी क्लासेस आपको बहुत आसानी से कंप्लीट करा सकता है। तो मई के मंथ में याद रखिएगा, जिन बच्चों को एक मंथ के लिए जुड़ना है, रिवीजन करना है अपना पूरा, वो जुड़ जाएं। उनका पूरा रिवीजन लाइन से टॉपिक टू टॉपिक हम कराएंगे, हमारे माध्यम से होगा। याद रखिएगा, और बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप क्वेश्चन सीरीज में बॉटनी लेसन का जीवाणु, विषाणु और माइकोप्लाज्मा को लेकर के एक शानदार टेस्ट सीरीज। तो अपने पेज निकाल लीजिए, 1 से लेकर के 26 तक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 26 तक क्रमांक नोट कर लीजिए। और उनमें हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके आपसे पहले पूछेंगे, फिर आप सही का टिक लगाएंगे अपने आंसर पे और उसके बाद हम सही जवाब देंगे कि क्या सही होगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन कितने बार आया आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन दिखे पूरा पूरा। जीवाणु कोशिका में मीजोसोम क्या होते हैं? जीवाणु कोशिका में मीजोसोम क्या होते हैं? तो बात को समझिए, जीवाणु कोशिका में मीजोसोम क्या है? क्या वो प्लाज्मिड है? क्या वो 2 कोशिकाओं के बीच का संबंध है? या फिर वो प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन है श्वसन के लिए? या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो अपने उत्तर का चयन कर लीजिए। इतना सरल प्रश्न, इतना सरल प्रश्न, इसके ऊपर से तो ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, 1 सेकंड में बच्चा उत्तर निकाल लेता है। राइट आंसर आपने टिक लगा लिया होगा, ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं। याद रखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए जो हमने निकाला है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मिड, देखिएगा प्लाज्मिड के ऊपर क्वेश्चन बताया गया, कितना सरल क्वेश्चन। प्लाज्मिड किसके बाह्य गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होते हैं? बाह्य गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ, देखिए कितने बार आया है और कई बार आया है। याद रखिएगा, प्लाज्मिड किसके बाह्य गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं? क्या जीवाणु के होते हैं, वायरस के होते हैं, शैवाल के होते हैं या अमीबा के होते हैं? किसके होते हैं? आपको पता है प्लाज्मिड के खोज करता है लेडरबर्ग, और ये किसके बाह्य गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ है? तो बहुत सरल आंसर है, ये है जीवाणु के, जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले बाह्य गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन, ये लीजिए, टेकोइक अम्ल किस में पाया जाता है? भाई नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा आपने। टेकोइक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? टेकोइक अम्ल किस में पाया जाता है? हर क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है? क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है या माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा में, बताइए इनमें से क्या राइट आंसर होगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा? क्या होगा राइट आंसर? टेकोइक अम्ल किस में पाया जाता है? बहुत सारा उत्तर टिक आपने लगा लिया होगा। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में यह पाया जाता है। ग्राम धनात्मक जीवाणु किन्हें कहते हैं? ऐसे जीवाणु जिन्हें ग्राम स्टेन से रंगने के बाद पहले वो बैगनी रंग के हो जाते हैं,
और उसके बाद जब उन्हें धोया जाता है 95% एल्कोहल से, तो वे रंगहीन नहीं होते। उन्हें नाम दिया जाता है क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो अपना रंग खो देते हैं वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ऐसे मैं बता दूं 10-20 क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं, 10-20 क्वेश्चन है ऐसे। जब किसी बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर फ्लैजिला, फ्लैजिला जिसको कहते हैं कशाभिका हिंदी में, ये जीवाणुओं का प्रचलन अंग होता है, ठीक है ना। जब किसी बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर फ्लैजिला पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसको मोनोट्राइकस कहते हैं? क्या उसको लोफोट्राइकस कहते हैं? क्या उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं? क्या उसको पॉलीट्राइकस कहते हैं? बेटा उसको किस नाम से जानते हैं बताइएगा। मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पॉलीट्राइकस, किस नाम से जानते हैं? बहुत सिंपल सा उत्तर आपने चुन लिया होगा इसका। क्या आपने इसका उत्तर चुन लिया है? बहुत सरल, एम्फीट्राइकस के नाम से इसको जानते हैं बेटा, एम्फीट्राइकस, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे बैक्टीरिया में दोनों सिरों पर क्या पाई जाती हैं? कशाभिका पाई जाती है, या तो एक एक, या तो फिर कशाभिकाओं का गुच्छा भी हो सकता है। राइट है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्राम स्टेनिंग के पश्चात, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, प्रश्न को समझिए और उसके बाद जवाब दीजिए। ग्राम स्टेनिंग के पश्चात बैंगनी रंग का बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणुओं को रंगने के बाद इनमें से कौन सा बैक्टीरिया बैंगनी रंग का ही रहेगा? क्या वो साल्मोनेला एंटेरिका होगा? क्या वो एसिचीरिएचिया कोलाई होगा? क्या वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा? या राइजोबियम मेलिलोटी होगा? कौन सा होगा? दिमाग लगाइए, सही उत्तर दीजिए। क्या होगा राइट आंसर? साधारण सा प्रश्न है, बहुत साधारण सा प्रश्न है ये आपके लिए। बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो निशान आपने लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये वो जीवाणु है जो बैंगनी रंग का रहेगा क्योंकि ये ग्राम धनात्मक है, याद रखिएगा। कैसा है? ग्राम धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। वह क्रिया जिसमें जीवाणुओं के लैंगिक जनन में वायरस प्रयुक्त होता है, वह क्रिया जिसमें जीवाणुओं के लैंगिक जनन में वायरस का प्रयोग होता है, वायरस का, जीवाणुओं के लैंगिक जनन में वायरस का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है? या फिर एक जीवाणु कोशिका से अन्य जीवाणु कोशिका में वेक्टर द्वारा, वेक्टर है ना, अर्थात वायरस द्वारा आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं? क्या उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं? क्या उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं? या उसको ट्रांसलेशन कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? बताइए, सोचिए, विचारिए, क्या कहा जाता है इसे? ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, क्या कहा जाता है? बहुत आसान। कितने बार आया है देख लो, दोबारा आ गया तो याद करोगे कि मनीष सर ने बताया था और हमने पढ़े नहीं। इसका राइट आंसर है ट्रांसडक्शन, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या है? ट्रांसडक्शन, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है और कितने बार आया है, देखिए इस क्वेश्चन को, लाइन लगी हुई, जितने शब्द नहीं उससे ज्यादा तो ये पेपर में आ चुका। क्या लिखा हुआ है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्रश्न को अच्छे से समझिए, क्या बोलता है? प्रश्न कह रहा है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो लेग्यूमिनस पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, किस जीन्स में आते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो लेग्यूमिनस पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, किस जीनस में आते हैं? ठीक, क्या वो जेंथोमोनास है, स्यूडोमोनास है, राइजोबियम है, एसिटोबैक्टर है? बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक। लेग्यूमिनस पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में अर्थात रूट नोड्यूल्स में केवल एक ही जीवाणु पाया जाता है और उसका नाम है राइजोबियम। पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, याद रखिएगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, जीवाणु जो मृदा में नाइट्रेटों को, मतलब नाइट्रेटों NO3- को नाइट्रोजन में अपचयित करता है, इसको नाइट्रोजन में अपचयित करता है, वो कौन सा जीवाणु? क्या वो नाइट्रोसोमोनास है? क्या वो स्यूडोमोनास है? क्या वो राइजोबियम है? या फिर वो क्लास्ट्रीडियम है? वो कौन सा जीवाणु?
वो कौन सा जीवाणु? लगाओ दिमाग, कौन सा जीवाणु? सोचिए, लगाइए दिमाग। जीवाणु जो मृदा में नाइट्रेट को नाइट्रोजन में अपचयित कर सकता है, लगाइए। ठीक, ये नाइट्रोजन तो, ये राइजोबियम तो नहीं हो सकता। ठीक, ये नाइट्रोसोमोनास भी नहीं हो सकता, ये क्लास्ट्रीडियम भी नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीन पाए जाते हैं जिनको निफ जीन्स कहते हैं। तो ये उल्टा काम करते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कराने की क्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये उल्टा काम नहीं कर सकते। ये काम कर सकता है केवल कौन? स्यूडोमोनास। ठीक है ना, याद रखिएगा, स्यूडोमोनास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिए, फिर से आ गया, ये नया नाम आया है, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। शिम्बो लेग्यूमिनस। लेग्यूम्स को क्या नाम दिया जाता है? लेग्यूम्स मतलब मूल ग्रंथिका में जो पाया जाता है नोड, है ना। शिम्बो लेग्यूम्स की मूल ग्रंथिकाओं में, मतलब लेग्यूमिनस पौधे, दाल कुल के पौधे जो होते हैं, इनकी मूल ग्रंथिकाओं में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या निफ जीन्स की अभिव्यक्ति करना, नाइट्रोजिनेज क्रिया का संदमन करना, ऑक्सीजन को हटाना, या मूल ग्रंथिकाओं का विभेदन? तो मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाले लैग हीमोग्लोबिन का क्या काम है? लैग हीमोग्लोबिन का क्या काम है? क्या निफ जीन्स की अभिव्यक्ति, क्या नाइट्रोजिनेज क्रिया का संदमन, क्या ऑक्सीजन को हटाना, और क्या मूल ग्रंथिकाओं का विभेदन? विचार कीजिए और बताइए। इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखिए, निफ जीन्स की अभिव्यक्ति तो नहीं हो सकती, ठीक है। यदि नाइट्रोजिनेज एंजाइम, यदि नाइट्रोजिनेज क्रिया का संदमन, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये इसका राइट आंसर है, ऑक्सीजन को हटाना, ग्रंथिकाओं का विभेदन भी नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है। तो आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले मैंने आपके लिए। नील हरित शैवालों में, नील हरित शैवालों में नीले तथा हरे वर्णक, नील हरे शैवालों का रंग नीला हरा होता है, तो इसके इस नीले हरे वर्णक का नाम क्या है भाई? फाइकोसाइनिन, क्रोमोप्लाज्म, साइनोफाइसियन, या फाइकोइरेथ्रिन? क्या है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या होगा। फाइकोसाइनिन होगा क्या, क्रोमोप्लाज्म होगा क्या, साइनोफाइसियन होगा क्या, या फाइकोइरेथ्रिन होगा? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए एमसीसी क्लासेस आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराता है, याद रखिएगा। एमसीसी क्लासेस जो है वो आपको देता है बेस्ट नोट्स, याद रखिए। एमसीसी क्लासेस की जो टीचिंग है वो लाजवाब। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो बहुत सस्ते में और बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, याद रखिएगा। इतने बेहतरीन नोट्स हैं कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते हैं और बाकी सब उसी से बना के दिए जाते हैं। साथ में इन नोट्स को टीचिंग के माध्यम से आपके दिमाग में इस तरीके से डाला जाता है कि यदि बच्चा एक बार ध्यान से पढ़ ले तो वो उसको कभी नहीं भूल सकता, उसको देखते ही याद आ जाएगा, ठीक। और कॉन्फिडेंस भी बच्चों में इतना भरा जाता है कि वो निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो जुड़ जाइए, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाइए। एक मंथ आपके पास मई का बचा हुआ है, 499 का कोर्स मिलेगा। इसमें आपको याद रखिएगा 5 घंटे और बल्कि 6 घंटे कहूंगा मैं, टीचिंग आपको मिलेगी। और इस एक महीने से, इस एक महीने की पढ़ाई से 40 से 50 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके आएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। 40 से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, ठीक है। तो रेडी हो जाइए एमसीसी क्लासेस से जुड़ने के लिए मई के मंथ में, अभी भी समय। तो चलिए इसका राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, राइट आंसर आएगा फाइकोसाइनिन, याद रखिएगा। जो इसके नीले हरे वर्णक का संगठन, जिसमें नीले वर्णक को कहा जाता है क्या? फाइकोसाइनिन, ठीक है। आगे चलते हैं। नीले हरे शैवालों का प्रमुख लक्षण क्या है?
प्रश्न बोलता है नीले हरे शैवालों का प्रमुख लक्षण क्या है, और दूसरा नीले हरे शैवालों को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि, नीले हरे शैवालों को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? क्या हिस्टोन रहित डीएनए होता है? क्या केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? क्या 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हिस्टोन रहित डीएनए होता है? क्या केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? क्या 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? लगाइए दिमाग, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर बता दो बेटा, साइनोबैक्टीरिया जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। जगत मोनेरा में हिस्टोन रहित डीएनए होता है, केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, वर्षा के मौसम में किसकी वृद्धि के कारण मैदान चिकना हो जाता है? स्लीपी, जिसमें मैदान में पैर रखते ही हम फिसल जाते हैं। दिमाग लगाइए, विचार कीजिए, विचार कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्षा के मौसम में किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण मैदान चिकना अर्थात स्लीपी हो जाता है? क्या वो लाइकेन है, क्या वो जीवाणु है, क्या वो हरित शैवाल है, या फिर वो साइनोबैक्टीरिया है? क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। क्या हो सकता है इसका उत्तर? तो इसका राइट आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। ओके, याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए। निशान लगाते जा रहे होंगे आप। स्पाइरुलिना क्या है? मैं आपको बता दूं, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। और मैं आपको बता दूं, एक संपूर्ण आहार के रूप में, एक संपूर्ण पोषण के रूप में स्पाइरुलिना का जो नाम है ये बहुत ज्यादा फेमस है। एक संपूर्ण पोषण के रूप में स्पाइरुलिना का जो नाम है ये बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्पाइरुलिना क्या है बेटा? क्या वो नीला हरा शैवाल है, क्या वो कवक है, क्या वो टेरिडोफाइटा है, या फिर वो ब्रायोफाइटा है? या एक ऑप्शन में आपको और दे सकता हूं, क्या वो जीवाणु? एक ऑप्शन मेरे तरफ से भी ले लीजिए, क्या वो जीवाणु? क्या चुनोगे आप? स्पाइरुलिना, जिसे आज भोजन का मुख्य आहार माना जाता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पोषण आहार माना जाता है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे वो क्या है? क्या वो नीले हरा शैवाल है, क्या वो कवक है, क्या वो टेरिडोफाइटा है, या वो ब्रायोफाइटा है? वो क्या हो सकता है? तो राइट आंसर बेटा, मैंने जीवाणु भी दिया था, तो राइट आंसर इसका आएगा नीले हरे शैवाल। ठीक है ना, नीला हरा शैवाल इसका राइट आंसर है। स्पाइरुलिना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? क्या वायरस में आनुवंशिक पदार्थ जो है केवल आरएनए होता है? क्या केवल डीएनए होता है? क्या आरएनए और डीएनए दोनों होता है? या फिर आरएनए डीएनए अर्थात वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल होता है? क्या क्या केवल आरएनए होता है, क्या केवल डीएनए होता है, आरएनए और डीएनए दोनों होता है, या आरएनए या डीएनए अर्थात वायरस में एक न्यूक्लिक अम्ल होता है? बताइए क्या हो सकता है इसमें? राइट आंसर क्या हो सकता है? विचार कीजिए और बताइए, जल्दी से आंसर का चुनाव कीजिए। हेलो, तो उम्मीद है सभी बच्चों ने चुन लिया होगा। बेटा वायरसों में डीएनए, याद रखना, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। केवल आरएनए नहीं, केवल डीएनए नहीं, आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल जो है वो होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एचआईवी को रेट्रोवायरस माना जाता है। एचआईवी को रेट्रोवायरस माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन कौन करता है? ये लीजिए एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। एचआईवी को रेट्रोवायरस माना जाता है क्योंकि इसमें आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन कौन करता है? एचआईवी को रेट्रोवायरस माना जाता है क्योंकि इसमें आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन होता है। किसके माध्यम से? आरएनए के स्थान पर डीएनए से,
डीएनए से, या डीएनए के स्थान पर आरएनए से, या प्रोटीन आवरण? बताइए, विचार कीजिए, सही उत्तर क्या है? विचार कीजिए। एचआईवी को रेट्रोवायरस माना जाता है क्योंकि इसमें आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन होता है किसके माध्यम से? आरएनए के स्थान पर डीएनए से, या डीएनए से डीएनए के स्थान पर आरएनए से, या प्रोटीन आवरण? तो बेटा याद रखना, आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन केवल कौन करता है? डीएनए। तो राइट आंसर क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, गलती मत कर बैठना। क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकते हैं, लेकिन आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। याद रखिएगा, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रश्नों को पढ़ने से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज होगा तो आप ज्ञान को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो जीवाणुभोजी क्या होता है? जीवाणुभोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज, आपने नाम सुना होगा, ये क्या होता है? ठीक, ऑप्शन है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करे, एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करे, जीवाणु के जीवन चक्र की एक अवस्था, या एक विषाणु दूसरे विषाणु को संक्रमित करे। देखिए कितने बार आया ये क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है ये भी। जीवाणुभोजी क्या है? एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करे, एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करे, जीवाणु जो जीवन चक्र की एक अवस्था में होता है, या एक विषाणु जो दूसरे विषाणु को संक्रमित करे। विचार कीजिए, विचार कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? उम्मीद है आपने चुन लिया होगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। तो जीवाणुभोजी जो है, याद रखिएगा, ये एक विषाणु है जो केवल जीवाणुओं को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये था। तो जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन चुना होगा उनका राइट होगा, ठीक है ना, और बाकियों का बताने की जरूरत नहीं है कि गलत होगा। ये लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? विषाणु का प्रोटीन कोड क्या कहलाता है? विषाणु का प्रोटीन कोड क्या कहलाता है? विषाणु का जो प्रोटीन कोड है वो क्या कहलाता है? क्या उसको हम कैप्सिड कहते हैं? क्या उसको हम कॉस्मिड कहते हैं? क्या उसको हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं? क्या हम उसको क्रोमोफोर कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? विचार कीजिए, कैप्सिड, कॉस्मिड, कैप्सोमेयर्स या क्रोमोफोर, किस नाम से जानते हैं बेटा उसको? विचार कीजिए, किस नाम से जानते हैं? लगाइए दिमाग। विषाणु का प्रोटीन कोड क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है, कॉस्मिड कहलाता है, कैप्सोमेयर्स कहलाता है, या क्रोमोफोर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है कैप्सिड कहलाता है। विषाणु का जो प्रोटीन आवरण है बेटा वो कैप्सिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये लीजिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आपके सामने। ये क्वेश्चन 2 बार अपने जीएनडी के पेपर में आ चुका है। किस जीवाणुभोजी में आनुवंशिक पदार्थ एक सूत्री डीएनए होता है? किस जीवाणुभोजी में आनुवंशिक पदार्थ एक सूत्री डीएनए होता है? याद रखिएगा, डबल एस डीएनए किसमें होता है? किसमें होता है? क्या T2 में होता है, T4 में होता है, लैम्डा फेज वायरस में होता है, या फिर 5x174 में होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है 5x174। समय नहीं लूंगा मैं आपका, क्योंकि मेरा कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है। चलिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से टाइट हो सकते हैं। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन क्या है? सोचिए, कम अणुभार वाली प्रोटीन जो कि वायरस के गुणन को रोकती है, डीएनए संश्लेषण के लिए उपयोग होने वाला आरएनए, ऑक्सीजन के परिवहन में उपयोग होने वाली प्रोटीन, या डीएनए संश्लेषण को रोकने वाली प्रोटीन। कम अणुभार वाली प्रोटीन जो वायरस के गुणन को रोकती है, डीएनए संश्लेषण के लिए उपयोग होने वाला आरएनए, ऑक्सीजन के परिवहन में उपयोग होने वाला प्रोटीन, या डीएनए संश्लेषण को रोकने वाली प्रोटीन। क्या होगा वो? इंटरफेरॉन बहुत फेमस नाम है, और याद रखिएगा, ये कम अणुभार वाली एक ऐसी प्रोटीन है जो वायरस के गुणन को रोकती है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो हमारे शरीर में विषाणुरोधी एक प्रोटीन तैयार होती है, और उस विषाणुरोधी प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। याद रखिएगा, इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन का हिंदी नाम भी देख लीजिएगा। चलिए, ये आ गया, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए अब क्या बोलता है क्वेश्चन, इसमें तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। इंटरफेरॉन किसकी रोग क्रियाशीलता को रोक देता है? किसकी रोग फैलाने की क्षमता को रोक देता है? बैक्टीरिया की,
वायरस की, प्रोटोजोआ की, हेलमिंथीस की। तो राइट आंसर हमने दे दिया आपको वायरस की, राइट आंसर हमने आपको दे दिया वायरस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, प्रश्न को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नीट 2017 में भी क्वेश्चन आया है। देखिए जो जो क्वेश्चन 2001 में आया है वो 2012 में दूसरे एग्जाम में आया है, ठीक है ना। और ये देखिए नीट 2017 में भी क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं ना, ये क्वेश्चन पहले आए हैं और दोबारा आएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से या इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपका चुना जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पहले आया वो बाद में भी आया, देखो, लेकिन प्रश्न देखो कैसा आया, चेंज होके। तो बस डिफरेंस यही रहेगा कि प्रश्न चेंज होके आ सकता है। ठीक है, कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि और जनन की क्षमता रखता है? क्या बोला उसने? सबसे छोटा सूक्ष्म जीव। ठीक है, फिर देखो इसी प्रश्न को उसने दूसरे तरीके से बना के दिया, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ज्ञात छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका कौन सी है जिसमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, जिसमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पौधों और जंतुओं में रोग भी पैदा करते हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह जाते हैं। कितनी सारी विशेषताएं एक के अंदर, सबसे छोटी कोशिका है, कोशिका भित्ति नहीं है, पौधे और जंतु में रोगजनक, रोग फैलाते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। ठीक, क्या वो वायरस है? क्या वो माइकोप्लाज्मा है? क्या इनमें से कोई नहीं? आपके दिमाग में तुरंत उत्तर आ गया होगा कि सर आपने तो ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो हमें तो याद है। ठीक, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं, राइट आंसर बेटा होगा माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तो कोशिका होती नहीं है, इसमें कोशिका होती नहीं है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और इसने क्या कहा है? सबसे छोटी जीवित कोशिका, ये तो कोशिका है ही नहीं ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, सीधी सी बात है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ये आ गया, देखो फिर से माइकोप्लाज्मा का क्वेश्चन आ गया, घातक क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा क्या है? क्या वो ग्राम नेगेटिव है? क्या वो ग्राम पॉजिटिव है? या फिर कहा गया कुछ जातियों में ग्राम पॉजिटिव है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या इसका राइट आंसर होगा? माइकोप्लाज्मा क्या है? विचार कीजिए, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? विचार कीजिए, सही उत्तर क्या होगा? उम्मीद है आपने टिक लगा लिया होगा। माइकोप्लाज्मा होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव मतलब पहले रंगीन हो जाते हैं फिर अपना रंग छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए इस प्रश्न को चूज कीजिए, एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका द्रव्य डीएनए एवं आरएनए उपस्थित है लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। ये तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। याद रखिएगा, इस धरती पर हम कहेंगे जगत मोनेरा में डीएनए और आरएनए, ऐसा जीव जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। क्या वो साइनोबैक्टीरिया है? क्या वो माइकोप्लाज्मा है? क्या वो जीवाणु है? क्या वो विषाणु? सोचिए, क्या वो साइनोबैक्टीरिया है? क्या वो माइकोप्लाज्मा है? क्या वो जीवाणु है? क्या वो विषाणु? डीएनए आरएनए दोनों लेकिन कोशिका भित्ति नहीं। राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। ठीक, अब देखो यहां पर डीएनए और आरएनए दोनों विषाणु में तो नहीं पाए जाते, ये तो क्लियर है। ठीक, जीवाणु में भी दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। अब बच गए साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक, अब उसने कहा कोशिका भित्ति नहीं, तो साइनोबैक्टीरिया में तो पाई जाती, साइनोबैक्टीरिया में तो पाई जाती, तो राइट आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अगला क्वेश्चन समेटते हैं। ये लीजिए, इसमें तो कई निपटने वाले हैं, इस प्रश्न में तो कई निपट जाएंगे। क्या लिखा हुआ देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पसीने, लार और आंसुओं में पाया जाने वाला लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक जीवाणु जो हमारी लार में भी पाया जाता, पढ़ा है अपन ने, ठीक है ना। तो पसीने, लार और आंसुओं में पाया जाने वाला लाइसोजाइम इनमें से किसको नष्ट करता है? क्या वो कवक को नष्ट करता है? क्या वो जीवाणुओं को नष्ट करता है?
क्या सभी वायरसों को नष्ट करता है, या अधिकतर वायरस और कुछ संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है? वो क्या करता है, विचार कीजिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। पसीने, लार और आंसुओं में पाया जाने वाला लाइसोजाइम इनमें से किसको नष्ट करता है? किसको नष्ट करता है? उम्मीद है आपने अपना ऑप्शन ऊपर वाले का नाम लेकर के चुन लिया होगा। ठीक, मेरा नाम तो तुम ले नहीं सकते, तो ऊपर वाले का नाम ले लेना। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा कुछ प्रकार के जीवाणु, कुछ प्रकार के जीवाणु। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ बच्चों को अभी याद आ रहा होगा कि यार पेपर पास में आ गया, पढ़ना चाहिए। ठीक, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन होता है। जो बच्चा 4 से 5 महीने से तैयारी कर रहा है, ठीक, उसकी उम्मीद ज्यादा है। ठीक, उसकी उम्मीद ज्यादा है। लेकिन याद रखना, कभी कभी जो बच्चा पीछे रह जाता है ना, रेस में जो बच्चा पीछे रह जाता है, तुमने देखा होगा, वो अपनी जब स्पीड बढ़ाता है तो वो दौड़ते 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 आगे वाले को पीछे कर देता और फर्स्ट आ जाता है। तो ये मत सोचना कि कोर्स हमारा कब से चालू हुआ है। आपको यह सोचना है कि मेरे पास अब कितने दिन बचे हुए हैं, 1 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक, और इस 1 मंथ में मुझे इतनी स्पीड से दौड़ना होगा, इतनी स्पीड से अपनी पढ़ाई करनी होगी कि मुझे 4-5 महीने वालों को भी पीछे छोड़ना होगा। तो वो बच्चा एग्जाम निकाल लेगा। जो अभी जागे हैं ये उनके लिए, जो ये सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचना बेटा, सिलेक्ट कोई भी हो सकता है। याद रखिएगा, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि रेस में तुम देखना, कई व्यक्ति धीमे दौड़ते, पीछे हो जाते, और फिर उसके बाद वो अचानक से उनको याद आता कि नहीं यार अब दूरी कम बची है, दौड़ो, वो स्पीड से दौड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वो हीरो होता है, अपने आप को हीरो समझो और 1 महीने में एग्जाम को निकाल लो। एमसीसी क्लासेस आपके साथ में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लीजिए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया आपके सामने। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा पूरा दिखाई दे। चलिए, ये प्रश्न भी बहुत जबरदस्त है। ऐसे प्रश्न आजकल आते हैं पेपर में और बच्चा निपट जाता है। कुछ टीचर क्या करते हैं, बच्चों को सरल सरल पढ़ाते हैं, सीधा सीधा पढ़ाते हैं, सीधा सीधा पढ़ा लो और सब उनके मुंह में थोप देते हैं कि बेटा जाओ पढ़ो, पेपर दे के आओ। बच्चा बेचारा असफल हो जाता है। उनको पूरा बेसिक नॉलेज जब मिलेगा तो बच्चा सिलेक्ट होगा। देखिए इसको, ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न आ गए तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? मेंस 2010 में आया है, हमारे में भी आएगा। कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथन का सही समुच्चय वाला उत्तर दीजिए। तो यहां पर अपने को कुछ सही कथन और कुछ गलत कथन दिए गए, तो सही समुच्चय वाला उत्तर लिखना है। सही सही छांट करके लिखना है, सही सही छांट करके लिखना, कौन सा बेहतर सही, हमें यह छांट करके लिखना। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। मेथेनोजेंस दलदली क्षेत्रों में मेथेन गैस पैदा करने वाले आर्की बैक्टीरिया होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नॉस्टाक एक तंतुकी नीलहरित शैवाल है जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है। नंबर 3, रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण कर सकते हैं। अगला नंबर, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती और वे बिना ऑक्सीजन के जीवित बने रह सकते हैं। ठीक, ये टॉपिक तो आपने पढ़ा, ये तो राइट है। अभी 2-3 क्वेश्चन आए हैं माइकोप्लाज्मा की, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती और ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, तो डी तो सही है। तो डी किसमें किसमें आया है? इसमें आया है और इसमें आया है। इन दोनों में डी नहीं आया है, मतलब ये दोनों गलत है भाई, क्योंकि डी तो सही है। अब यहां पर चूज करना है कि बाकी 3 का क्या स्थिति, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। मेथेनोजेंस दलदली क्षेत्रों में मेथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये भी राइट है। ए यहां पर आया है, ये देखिए, ये राइट हो गया। ठीक, क्योंकि यहां ए नहीं है। मेथेनोजेंस दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले और मेथेन गैस पैदा करने वाले बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। तो ए भी राइट है और डी भी राइट है। और ए और डी कहां आए हैं? तो ए और डी आए हैं डी में।
इसलिए डी राइट आंसर है, सी गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे चूज करना आप भी एग्जाम में, ठीक है? ऐसे चूज करोगे एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है? हाँ, इसीलिए कहते हैं एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाओ यदि अच्छा नॉलेज लेना है, ट्रिक सीखनी है तो। ये लीजिए, ये आया है AIPMT 2015 में। AIPMT 2015 में क्या लिखा है? प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी एवं विषमपोषी होती। प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी एवं विषमपोषी होती हैं, ठीक है ना? इसमें क्या करना बेटा? गलत कथन का चुनाव करना है, गलत कथन का चुनाव करना है। गलत कथन क्या लिखा देखो, प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी, मतलब ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं प्रोटिस्टा। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। गलत कथन का चुनाव करना है, गलत कथन का। तो चलिए, आपने उत्तर चुन लिया होगा। पहला ऑप्शन में पढ़ के सुनाता हूं, प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां स्वपोषी विषमपोषी दोनों होती हैं, राइट है ये गलत नहीं है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, राइट है ये। आपके गांव में बिकने के लिए आता है एगेरेकस कुकुरमुत्ता, जिसको अपन पिहरी के नाम से लेते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना? ये भी सही है। मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, ये गलत है। जगत मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है, दोहरी केंद्रक झिल्ली। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु जगत में क्या कोशिका भित्ति होती? नहीं, केवल पादप में होती है, तो ये राइट है। इसका मतलब गलत आंसर कौन सा हो गया बेटा? ये वाला। तो ये हमारा गलत कथन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा, ठीक है? उम्मीद है आप सभी को मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बताने के पहले मैं ये बात कर दूं कि आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक? जिनसे आपकी लड़ाई हो उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके सर के बारे में जान सके और फिर अच्छी पढ़ाई कर सके, ठीक है? क्योंकि अब उनके लिए कोई रास्ता तो है नहीं, उनके पास क्या मालूम अच्छा टीचर है कि नहीं, अच्छे नोट्स हैं कि नहीं, तो कम से कम वो अपनी क्वालिटी सुधार सकते हैं। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए अपने चैनल को ग्रो करने में, ठीक है ना? अपना चैनल जितना आगे जाएगा आपके सर भी उतने आगे जाएंगे, और सर जितने आगे जाएंगे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को हम आगे लेके आएंगे, ठीक है ना? तो प्लीज एमसीसी क्लासेस को आपके सपोर्ट की जरूरत है। जो ज्यादा से ज्यादा एमसीसी क्लासेस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए बचा है कि नहीं बचा है। नहीं बचा है। तो इस तरह से यहां पर ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आपने देखा मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए थे, ठीक? डेली एक वीडियो आपके लिए डल रहा है जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन मैं आधे घंटे के अंदर आपके लिए लेकर के आता हूं। YouTube के अंदर कोई भी चैनल ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको इतने कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के दिए जाएंगे, ठीक? इसलिए आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है, ठीक? बहुत सारे क्वेश्चन कम समय में आपके लिए निकाल रहा हूं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल जूलॉजी के वीडियो के साथ। ओके बेटा, चलिए।